स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएम क्लासेज। आज की वीडियो में आप लोग लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, लेंस मेकर सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, लेंस मेकर सूत्र का व्यंजक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं पढ़ा है तो आप तुरंत जाइए हमारे चैनल पर और इसके पहले वाले वीडियो को जरूर पढ़िए, क्योंकि बिना उस वीडियो को पढ़े हुए इसमें हम जो सूत्र लगाएंगे, जिन सूत्रों का उपयोग करेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम चलते हैं सीधे लेंस मेकर सूत्र की तरफ। ये हम मानते हैं हमारे पास कोई लेंस है, क्या है लेंस, और इसको हम मान ले रहे हैं कि ये रेखा हमारी लेंस की मुख्य अक्ष है। ये रेखा हमारी लेंस की मुख्य अक्ष हो गई। यहाँ मानते हैं इसका कहीं केंद्र रहेगा O, और यहाँ पर हम कोई बिंदु लेते हैं P। अब इसमें केवल तीन चीजें हैं। पहला क्या, लेंस, इसका केंद्र O, इस पर हमने एक बिंदु P लिया है, और ये पूरी काली रेखा हमारी क्या है, इस काली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आपको पता है कि अगर हमें प्रतिबिंब चाहिए तो कम से कम हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कितने की? 2 किरणों की। चलिए अगर मान लीजिए इस पृष्ठ को कुछ नाम दें तो इसको मान लेंगे हम A, B, C और D। अगर हमें इस मुख्य अक्ष पर स्थित किसी भी वस्तु के लिए प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो प्रतिबिंब को ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता पड़ती है। हमें करना क्या है, हम ये मान ले रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो बिंदु P है, हमें इस बिंदु P का प्रतिबिंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रकाश की एक किरण हम मानते हैं जो मुख्य अक्ष से होकर के जा रही है। आपको ये पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण तो अपवर्तित होगी, लेकिन जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर के जाएगी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो अपने मार्ग से विक्षेपित नहीं होती, बल्कि सीधे उसी मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। और दूसरी किरण, चलिए हम ये मान ले कि यहां से प्रकाश की कोई किरण निकली और इस लेंस पर, यहां इस बिंदु पर आपतित हो रही है। चलिए देखिए, अगर हम माध्यम की बात करें, ये हमारा क्या है, कांच। क्या है ये? कांच। ये हमारे पास वायु है तो ये विरल माध्यम होगा। यहां पर अगर ये कांच है तो ये सघन माध्यम होगा। इसके बाद फिर से हमारे पास यहां पर वायु है, ये कैसा माध्यम होगा? विरल माध्यम। कहने का मतलब ये है कि इस लेंस के पहले और लेंस के बाद दोनों माध्यम कैसे हैं? विरल है। और लेंस का माध्यम कैसा है? कांच का है। यहां तक का ठीक है। अब आप देखिए, हमारी जो प्रकाश किरण इस लेंस पर, यहां इस बिंदु पर आपतित हो रही है, जब ये इस बिंदु पर आपतित होगी, आप ध्यान दीजिए, अगर माध्यम परिवर्तित ना हुआ होता तो ये प्रकाश किरण सीधे ऐसे आगे बढ़ जाती। लेकिन जब माध्यम बदल रहा है तो हमको पता है कि प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होगा। अपवर्तन यहां भी होगा। अब अपवर्तन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इस बिंदु पर अभिलंब। क्या चाहिए? हमें इस बिंदु पर अभिलंब की आवश्यकता पड़ेगी। अभिलंब कैसे खींचते हैं ये हमने आपको इसके पहले के वीडियो में बता दिया है। ये वाला पृष्ठ इस वाले गोले का भाग होगा। ये आपको मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि हम किसी बिंदु पर अभिलंब कैसे खींचते हैं। तो ये वाला जो पृष्ठ हमारा है वो इस गोले का भाग होगा, और हम ये मान ले रहे हैं कि इस गोले की यहां पर कहीं वक्रता त्रिज्या या प्रकाशिक केंद्र C1 मान रहे हैं। ठीक, यहां से लेंगे तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। इसको चलिए हमने बिंदु C1 मान लिया, और जब हम C1 को इस बिंदु से मिला देंगे, कौन से बिंदु से? जहां पर हमारी प्रकाश की किरण लेंस को छू रही है या जिस बिंदु पर लेंस पर वो आपतित हो रही है, जब उस बिंदु को हम यहां C1 से मिलाएंगे तो वो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? अभिलंब प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अभिलंब। ये हमारा क्या है, इसको चलिए हम मान ले रहे हैं N1, और ये हमारे पास है अभिलंब। अब देखिए, आपको ये पता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, कहां पर? विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। अभिलंब की ओर झुकने का मतलब देखिए क्या हुआ, ये प्रकाश किरण हमारी ऐसे जा रही थी, अभिलंब हमारा कहाँ है? इस तरफ। अभिलंब की ओर झुकने का मतलब यह कि प्रकाश किरण हमारी ऐसे घूम जाएगी, और जब हमारी प्रकाश किरण ऐसे थी, अगर ऐसे घूमेगी तो इस तरीके से घूमने का मतलब ये हुआ कि हमारी प्रकाश किरण यहां कहीं आएगी, और इसको चलिए हम नाम दे रहे हैं आई लेंस। क्या नाम दे रहे हैं?
आई डैश। यहां तक का ठीक है। चलिए अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर हमने प्रकाश किरण का अपवर्तन तो करवा दिया, किस बिंदु पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त होगा? अभी आई डैश पर। थोड़ा आप ध्यान दीजिए, प्रकाश किरण विरल माध्यम से चल रही है, कहां जा रही है? कांच में सघन माध्यम में। इस बिंदु से लेकर के और यहां पर ये जो हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ के भीतर का ही केवल माध्यम कांच है, इसके बाहर का माध्यम जो है वो वायु है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमारी ये प्रकाश किरण इस बिंदु पर पहुंचेगी, फिर से इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमें अब इस बिंदु पर अभिलंब की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस बिंदु से प्रकाश किरण फिर से विरल माध्यम में निकल रही है, और जैसे ही प्रकाश किरण के लिए माध्यम बदलेगा, माध्यम बदलने का मतलब ये हुआ कि फिर हमें तुरंत ही प्रकाश की किरणों में अपवर्तन देखने को मिलेगा। वो अपवर्तन क्या होगा, कैसे होगा, हमें वो ज्ञात करना है। इसके लिए चलते हैं, करते क्या है, इसके लिए इस बिंदु पर जो हमारा पृष्ठ है ये वाला, ये जिस गोले का भाग होगा वो गोला हमारा लगभग इस तरफ आएगा। हम मान ले रहे हैं कि ये इस वाले गोले का भाग है, ठीक। इसका चलिए हम मान ले यहाँ पर ये कोई बिंदु है C2, क्या है ये? इस गोले का केंद्र है। जब हम इस C2 को जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है उस बिंदु से मिला देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? अभिलंब। थोड़ा अंतर दिखाने के लिए इसको मैं ब्लैक पेन से कर दे रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट रहे। ये हो जाएगा दूसरे वाले पृष्ठ के लिए अभिलंब, और इसको चलिए मैं नाम दे रहा हूं, ये वाला हमारे पास जो अभिलंब है वो है N2, और ये भी क्या है? अभिलंब। ठीक, यहां तक का ठीक है। जब हम इस बिंदु को C2 से मिलाएंगे तो हमें इस बिंदु पर क्या प्राप्त हो जाएगा? अभिलंब। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारी प्रकाश किरण कैसे जा रही थी? ऐसे जा रही थी, किधर? इधर। अब आप ध्यान दीजिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, कहां? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणों के प्रवेश करने का मतलब ये होता है कि प्रकाश की किरण जैसे ही विरल माध्यम में पहुंचेगी वो अभिलंब से दूर हो जाएगी। कहां जाएगी? अभिलंब से दूर हो जाएगी। अब आप ध्यान दीजिए, ये प्रकाश किरण हमारी कैसे जा रही थी? ऐसे। हमारा अभिलंब कहाँ है? इस तरफ। हमें इस प्रकाश किरण को अभिलंब से दूर लेकर के जाना है। अगर हमारी ये प्रकाश किरण इधर घूम गई तो इधर घूमने का मतलब हुआ कि ये अभिलंब के नजदीक जा रही है। हमें ऐसा चाहिए नहीं, हमें अभिलंब से दूर चाहिए, मतलब हमें इस रेखा से दूर चाहिए। कौन सी किरण? ये वाली। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हमारा अभिलंब हो गया, ये हो गई हमारी प्रकाश की किरण। जब ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाएगी तो दूर जाने का मतलब ये हुआ कि हमारी ये वाली जो प्रकाश किरण थी जो अभी ऐसे थी वो किधर जाएगी? इधर घूम जाएगी। और इधर घूमने का मतलब ये हुआ कि हमारी प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, और इसको हम कोई बिंदु नाम दे रहे हैं आई। ठीक, यहां तक का ठीक है। चित्र में क्या क्या था मैंने आपको बता दिया। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम पहले पृष्ठ के लिए जाएं, पहले पृष्ठ के लिए, तो यहां पहला पृष्ठ हमारा है कौन सा? ABC। पहला पृष्ठ हमारा है ABC। इसके लिए वस्तु क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? ये आपको ध्यान देना है। इसके लिए वस्तु कौन सा होगा? बिंदु P, ये हमने आपको बताया था। प्रतिबिंब क्या होगा? इससे चलने वाली प्रकाश की किरण का प्रतिबिंब आई डैश पर बन रहा था, तो इसका प्रतिबिंब हो जाएगा आई डैश। ठीक, अगर हम दूसरे पृष्ठ के लिए आए, दूसरे पृष्ठ के लिए, तो दूसरे पृष्ठ के लिए हमारे पास वस्तु और प्रतिबिंब। अब आपको यहां थोड़ा समझना है, पहले पृष्ठ के लिए वस्तु और प्रतिबिंब निकालना तो बहुत ही आसान था, लेकिन ये जो हमारा दूसरा वाला पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लिए हमको प्रतिबिंब ज्ञात करना बहुत मुश्किल काम है। वस्तु कहाँ है ज्ञात करना बड़ा मुश्किल काम है। थोड़ा आपको लॉजिक लगाना है। आप ध्यान दीजिए, ये वाली प्रकाश किरण यहां आई पर जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो इस वाली प्रकाश किरण के कारण प्राप्त हो रहा है। कौन सी वाली? इस वाली प्रकाश किरण के कारण। क्या ये प्रकाश किरण कहीं आगे जा रही है? आप देखिए, ये प्रकाश किरण यहां आई है, इसके आगे इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये वाली रेखा हमारी क्या है? अभिलंब। अब अगर इस रेखा का इसके आगे कोई अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से कोई भी प्रकाश किरण इस बिंदु आई पर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके लिए नहीं आ रही है। मतलब ये हुआ कि आई पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए कोई भी प्रकाश किरण इस तरफ से निकल करके नहीं आ रही है। कौन सी प्रकाश किरण है? ये वाली प्रकाश किरण है जो यहाँ पर अपवर्तन के कारण आई से होकर के जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए वस्तु क्या हो जाएगा?
आई डैश, वस्तु आई डैश हो गया और प्रतिबिंब क्या हो जाएगा आई। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे जरूरी चीज तो आपके लिए ये और ये है। ठीक, एक बार फिर से आप देखिए हमारे पास क्या क्या था। ये हमारे पास लेंस था ए बी सी डी, ये लेंस का पहला पृष्ठ, ये लेंस का दूसरा पृष्ठ। ये पूरी रेखा हमारी मुख्य अक्ष थी, ये था बिंदु ओ इस लेंस के लिए केंद्र। हमने मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पी लिया है, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पी है, हमने इसको बिंदु वस्तु मान लिया। ये हम ये कहें कि हमने बिंदु पी को क्या मान लिया है, वस्तु मान लिया है। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, अगर हमें बिंदु पी का, या हम ये कहें कि पी पर जो भी वस्तु रखी हुई है उसका प्रतिबिंब अगर हमें प्राप्त करना हो तो हमें दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता पड़ती है। हमने मान लिया एक प्रकाश किरण हमारी सीधे जा रही है, जो बिंदु ओ से होकर जा रही है। आपको पता है कि मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, वो सीधे निकल जाती है। और दूसरी प्रकाश किरण यहाँ इस बिंदु पर आ रही है, जब ये प्रथम पृष्ठ से इस बिंदु पर टकराएगी तो इस बिंदु पर प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा। अपवर्तन क्यों होगा, क्योंकि इस पृष्ठ के पहले का माध्यम विरल है और इस पृष्ठ के बाद का माध्यम सघन है। तो आपको पता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी आपको एक अभिलंब की, किसकी, अभिलंब की। तो हमने इस बिंदु पर अभिलंब खींचा। अभिलंब खींचना आपको पता है, ये वाला पृष्ठ जिस गोले का भाग होगा उसका हम केंद्र निकालेंगे, हमने C1 मान लिया है। और इस गोले के केंद्र को अगर हम इस बिंदु से मिला देंगे तो वो हमको अभिलंब प्राप्त हो जाएगा। हमने यहाँ नाम दे दिया है N1 अभिलंब, मतलब इस पहले वाले पृष्ठ के लिए अभिलंब। अब जब ये अभिलंब के नजदीक जाएगी तो सीधे ना जा करके ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी और ये कहाँ आएगी, आई डैश पर। उसके बाद हमने क्या किया, आप फिर से एक बार ध्यान दीजिए, इतना हमारे पास क्या है, कांच, इसके बाद का माध्यम फिर से क्या है, वायु। फिर से माध्यम वायु है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फिर से प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि अब वो कांच से वायु में प्रवेश कर रही है। तो जब वो कांच से वायु में प्रवेश कर रही है तो इस बिंदु पर अपवर्तन होगा और अपवर्तन के लिए हमको क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए। तो हमने इस बिंदु पर क्या किया, हमने ये देखा कि ये वाला पृष्ठ किस गोले का भाग है, वो गोला मतलब यहाँ बन रहा है। हमने इसका केंद्र निकाला C2 और जब C2 को हम इस बिंदु से मिला देंगे, ये ब्लैक वाली रेखा, तो क्या हो जाएगी, वो अभिलंब। उसको हमने क्या मान लिया है, N2। ये N2 अभिलंब मतलब दूसरे पृष्ठ के लिए अभिलंब है। अब जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर क्या, अभिलंब से दूर जाएगी। प्रकाश किरण जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। ये हमारे पास अभिलंब था, ये हमारी प्रकाश किरण थी। अभिलंब इधर जाएगी तो अभिलंब के नजदीक हो जाएगी, तो दूर जाने का मतलब है प्रकाश किरण हमारी इधर घूम करके आएगी और यहाँ से हमने ये निकाला कौन सा बिंदु, आई। उसके बाद हमने क्या किया, आई ज्ञात करने के बाद हमने पहले पृष्ठ के लिए क्या लिया है, वस्तु और प्रतिबिंब, और दूसरे पृष्ठ के लिए हमने क्या लिया है, वस्तु और प्रतिबिंब। पहले पृष्ठ के लिए आपको वस्तु और प्रतिबिंब ज्ञात करना आसान था। प्रकाश किरण बिंदु पी से चल रही है तो बिंदु पी हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, आई डैश पर, तो इसके लिए प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आई डैश। लेकिन दूसरे वाले पृष्ठ के लिए हमारे पास वस्तु और प्रतिबिंब ये दोनों ज्ञात करना बड़ा डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल काम था। अब हमने किया क्या, ये प्रकाश किरण हमारे पास थी, इसका आगे कहीं भी कोई भी अस्तित्व नहीं है क्योंकि ये केवल यहीं तक आ रही है अपवर्तन के बाद, इसके बाद इधर घूम के आ रही है, तो ये हमारी रेखा होगी नहीं, क्योंकि हम इसका और इसका तो प्रतिबिंब पहले ही लिख चुके हैं पहले पृष्ठ के लिए। जब इस रेखा का आगे कोई अस्तित्व नहीं है तो आगे कोई अस्तित्व होने का ना होने का मतलब ये हुआ कि ये रेखा इधर से नहीं आ रही बल्कि कहां से आ रही है, इधर से आ रही है। तो इसके लिए बिंदु क्या हो जाएगा, आई डैश, वो क्या होगा, आभासी वस्तु का। क्यों, क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है, मान रहे हैं। तो ये कैसा होगा, ये होगा आभासी। ये आपको ध्यान देना है, मतलब दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा, आई पर, क्योंकि अपवर्तन के बाद ये यहां आकर के मिल रही है। यहां तक का ठीक है। अब इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, ये हमने आपको प्रूव करवाया था। वहां पर आपको मिला था अपवर्तन का सूत्र N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ठीक, सूत्र हमारे पास था N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। किसके लिए था, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। यहां पर देखिए, अब आपको लगाना चिन्ह परिपाटी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो दूरी हम प्रकाश किरण के चलने की दिशा के विपरीत लेते हैं वो माइनस होती है और जो दूरी हम प्रकाश किरण के चलने की दिशा में लेते हैं वो धनात्मक होती है।
हमारी प्रकाश किरण इधर जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरफ की सारी दूरी किसमें होंगी, प्लस में, और इसके पहले की सारी दूरी किसमें होगी, माइनस में। अगर आप चिन्ह परिपाटी सहित इसका मान रखिए तो आप ध्यान दीजिए, देखिए N2 और N1 यहाँ पर तो हमको और जाननी है। N1 हमारा क्या है, विरल माध्यम, क्या है, विरल माध्यम, और N2 हमारा क्या है, सघन माध्यम। अर्थात N1 का अर्थ है विरल माध्यम और N2 का अर्थ है सघन माध्यम। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम मान को रखें चिन्ह सहित तो N2/V इस पहले वाले पृष्ठ के लिए जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी तो V का अर्थ प्रतिबिंब होता है, और प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, आई डैश पर। आई डैश मतलब ये बिंदु है, इसकी दूरी कहाँ लेंगे, बिंदु O से लेंगे, तो ये हो जाएगा OI डैश। क्या होगा, OI डैश। चिन्ह क्या होगा, धनात्मक, क्यों, क्योंकि हम प्रकाश किरण के चलने की दिशा में चल रहे हैं। फिर माइनस, ये हो जाएगा N1/U। कहाँ है, U बिंदु P को हमने माना इस पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी, और जब हम O से P तक आएंगे दूरी हमारी OP होगी। चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक, क्यों, क्योंकि हम प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, हमारी प्रकाश किरण ऐसे जा रही है। तो ये हो जाएगा माइनस का OP बराबर N2 - N1। R क्या हो जाएगा, इस पहले वाले पृष्ठ, इसके लिए हमारे पास बिंदु C1 कहाँ था, यहाँ पर, तो O से C1 तक की दूरी क्या हो जाएगी, OC1। चिन्ह क्या होगा, धनात्मक, क्यों, क्योंकि हम प्रकाश किरण के चलने की दिशा में चल रहे हैं, और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद आप देखिए, उस वीडियो में मैंने लास्ट में आपको ये बताया था कि अगर माध्यम चेंज हो रहा है, माध्यम चेंज होने का मतलब ये हुआ अगर हम सघन से विरल में जा रहे हैं, तो जब हम सघन से विरल में जाते हैं तो N2 के स्थान पर N1 हो जाता है, और N1 के स्थान पर क्या हो जाता है, N2 हो जाता है। तो अगर हम फिर से जाएं दूसरे पृष्ठ के लिए, ये किसके लिए था, ये था प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमारा जो सूत्र लगा वो क्या है, सघन माध्यम, सॉरी विरल माध्यम से सघन माध्यम। अर्थात हम कहाँ जा रहे थे, विरल से सघन जा रहे थे। फिर जब हम पुनः आएंगे तो इस बार क्या होगा, इस बार तो हमारी प्रकाश किरण यहां तक पहुंच चुकी है, अब हम सघन से विरल में जा रहे हैं। सघन से विरल में जाने का मतलब कि इसका ठीक उल्टा हो रहा है, और जैसे ही इसका उल्टा होगा तो N1 के स्थान पर N2 और N2 के स्थान पर N1 आ जाएगा। तो फिर से यहां लिखेंगे, इस बार हम द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं, इस बार हम जा रहे हैं सघन से कहां पर, विरल में। तो जब हम सघन से विरल माध्यम में जाते हैं, इसके पहले की वीडियो मैंने बताया था, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे जा करके इसके पहले का वीडियो जरूर पढ़ें, क्योंकि बिना उस वीडियो को पढ़े हुए हम C1 और C2 ये दोनों कैसे निकालते हैं, ये सूत्र कहां से आया है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी, फिर आपको सीधे याद करना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूं कि आपको कोई भी चीज याद रखने की आवश्यकता ना हो, बल्कि आप स्टेप बाय स्टेप चल करके उसको स्वयं से प्रूव कर ले जाए। चलिए, अगर इसके लिए हम आएंगे तो N2 के स्थान पर क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा, तो ये N1/V माइनस N1 के स्थान पर क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, तो N2/U, और ये हो जाएगा N1 - N2/R। फिर वही काम चिन्ह परिपाटी सहित, दूरी सहित, दूरी चिन्ह के साथ प्लस होगी या माइनस होगी, अगर उसको हम लेकर के यहाँ पर रखें तो N1/V। दूसरे पृष्ठ के लिए V क्या है, V मतलब होता है प्रतिबिंब, ये क्या है, I कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, O से लेकर के I तक की दूरी OI होगी, और इसका चिन्ह क्या होगा, धनात्मक, क्यों, क्योंकि हम प्रकाश किरण के चलने की दिशा में चल रहे हैं। फिर से देखिए, माइनस N2/V, सॉरी V नहीं U लिखा हुआ है, U का मतलब हुआ इसके लिए वस्तु क्या है, I डैश, और I डैश की दूरी O से I डैश तक की होगी। आपको ध्यान रखना है कि दूसरे वाले पृष्ठ के लिए जो हमारा I डैश है वो आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, किसका, आभासी का, अर्थात वास्तविक नहीं है बल्कि वो आभासी हमने कल्पना की। तो अगर हम इसके लिए वस्तु के लिए आएंगे तो हो जाएगा OI डैश, चिन्ह क्या होगा, धनात्मक, क्यों, क्योंकि हम प्रकाश करके चलने की दिशा में चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा OI डैश, चिन्ह क्या होगा, धनात्मक,
और ये बराबर N2 माइनस N1 अपान R। R इसके लिए वक्रता त्रिज्या, देखिए इसके लिए R का मान क्या होगा वक्रता त्रिज्या, ये इस गोले का भाग है, इसकी त्रिज्या कहां से लेंगे हम, C2 से लेंगे, तो इसके लिए OC2 आएगा और चिन्ह क्या होगा माइनस, क्यों, क्योंकि हम प्रकाश करके चलने की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस का OC2। इसको आप मान लीजिए हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। तो चलिए समीकरण 1 प्लस 2 से अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ें तो हमें प्राप्त होगा N2 अपान OI, N2 अपान OI माइनस और माइनस प्लस N1 अपान OP, तो N1 अपान OP, फिर प्लस में क्या हो जाएगा ये वाली दूरी N1 अपान OI प्लस माइनस माइनस, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस N2 अपान OI, तो N2 अपान OI बराबर ये हो जाएगा N2 माइनस N1 अपान OC1, तो N2 माइनस N1 अपान OC1, और ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा N2 माइनस N1, सर यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पर N1 माइनस N2 रहेगा, तो ये हो जाएगा N1 माइनस N2 अपान OC2। ठीक, यहाँ तक का ठीक है, ये हमारे पास सूत्र था, हमने जब चिन्ह सहित मान रखा तो हमको ये प्राप्त हुआ, हमने समीकरण 1 और 2 को क्या किया है जोड़ दिया है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ से ये माइनस का N2 अपान OI और प्लस का N2 अपान OI कैंसिल हो जाएगा। ठीक, हमको ऐसे क्या मिलेगा N1 अपान OP प्लस N1 अपान OI बराबर ये N2 माइनस N1 अपान OC1, अगर इस माइनस को अंदर भेज दे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये N2 माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा और N1 प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा और बटे में हो जाएगा OC2। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं आपको एक बार और समझा दे रहा हूं कि कैसे आया है। आपको पता है अपवर्तन का जो सूत्र होता है ये हमारे पास है N2 अपान बी माइनस N1 अपान यू बराबर N2 माइनस N1 अपान आर। ये कहां से आया, इसके लिए आपको इसके पहले का वीडियो पढ़ना पड़ेगा। ये हमारे पास सूत्र होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम के लिए। तो हमने सूत्र लिखा बी यू और आर का जो भी दूरी का जो भी मान चिन्ह सहित था हमने उसको चिन्ह सहित रखा। पहले वाले पृष्ठ के लिए v क्या हो जाएगा i डैश होगा, तो इसके लिए ओ आई डैश होगा। चिन्ह क्या होगा धनात्मक, क्यों, क्योंकि हम प्रकाश करके चलने की दिशा में चल रहे हैं। फिर u के लिए हमारा दूरी o से p तक की हो जाएगी। चिन्ह माइनस होगा क्योंकि हम प्रकाश करके चलने की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। इसके लिए r वक्रता त्रिज्या, इस वाले गोले ये वाला पृष्ठ जिस गोले का भाग होगा उसकी त्रिज्या OC1 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको OC1, चिन्ह हमने प्लस लिखा है। आप चाहे तो ऐसे प्लस लगा भी सकते हैं। प्लस क्यों होगा, क्योंकि हम प्रकाश करके चलने की दिशा में चल रहे हैं। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लास्ट में ये बताया था कि जब हमारा माध्यम चेंज होगा, अर्थात जब हम सघन से विरल में आएंगे तो N1 के स्थान पर N2 हो जाएगा और N2 के स्थान पर N1 हो जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, सूत्र हमारा पूरा यही है। जहां जहां N2 था वहां हमने N1 लिखा, जहां N1 था वहां क्या लिखा है N2 लिखा है। ये N2 माइनस N1 था, इसको मैंने N1 माइनस N2 लिखा है। यहाँ भी वही काम, U V और R का मान चिन्ह सहित रखेंगे। इस दूसरे वाले पृष्ठ के लिए v क्या है, v है o से लेकर के i तक की दूरी पॉजिटिव होगी क्योंकि हम प्रकाश करके चलने की दिशा में आ रहे हैं। तो ये प्लस का o i हो जाएगा। u क्या होगा, आपको पता है कि दूसरे वाले पृष्ठ के लिए i डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है, तो o i डैश प्लस में ये हो जाएगा u का मान। और इसके लिए r क्या होगा, ये वाला पृष्ठ दूसरा वाला जिस गोले का भाग होगा उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी कैपिटल R वक्रता त्रिज्या। तो ये क्या हो गया OC2 हो गया। चिन्ह मैंने क्या लिखा है माइनस लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि हम प्रकाश करके चलने की विपरीत दिशा में आ रहे हैं। फिर हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ दिया है। समीकरण 1 और 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ से N2 अपान OI प्लस का N2 अपान OI माइनस का कट जाएगा। ये हो जाएगा N1 अपान OP प्लस N1 अपान OI। यहां से देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस माइनस को अंदर भेजा है, तो जब ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा इसके स्थान पर, और इसमें जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। बाकी वो अपान C2 लिखा हुआ है। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए अब देखिए हमारे पास आया था N1 अपान OP, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं एक बार, N1 अपान OP प्लस
N1 अपान OI बराबर N2 माइनस N1 अपान OC1 और प्लस N2 माइनस N1 अपान OC2। अब यहां से करना क्या आपको, OP, OI, OC1, OC2 इन चारों के मान चिन्ह सहित आपको रखने हैं। देखिए OP, O से लेकर के P तक हम जब आएंगे तो ये किसकी दूरी होगी, वस्तु की। आप याद कीजिए प्रारंभ में वस्तु हमारी कहाँ थी, P पर थी। हम प्रकाश करके चलने की विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो OP क्या हो जाएगा, OP बराबर माइनस U हो जाएगा। OI ये क्या है, प्रतिबिंब हमको लास्ट में जहां प्राप्त हो रहा था ये दर्पण के दाईं ओर, सॉरी लेंस के दाईं ओर है, प्रकाश करके चलने की दिशा में है तो OI का मान क्या हो जाएगा, V, चिन्ह क्या होगा धनात्मक, तो OI बराबर हमको मिलेगा प्लस का V। OC1 और OC2 ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास केवल एक ही गोलीय पृष्ठ होता है तो उसकी हम वक्रता त्रिज्या सीधे कैपिटल R लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो गोलीय पृष्ठ है। पहला क्या है, ये वाला, दूसरा क्या है, ये वाला है। तो इसके लिए इसका वक्रता त्रिज्या OC1 होगा, उसको मैं R1 ले रहा हूं। OC1 ये हो जाएगा R1 और OC2 ये हो जाएगा R2 हो जाएगा। जब दो गोलीय पृष्ठ, दो वक्रता त्रिज्या है, दोनों को मैं R तो मान नहीं सकता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक को R1 और एक को R2 मान लेंगे। हाँ, अगर दोनों गोले बराबर हों, दोनों समान हों तो उसको हम R मान सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं तो हम दोनों को अलग अलग मानेंगे। एक के लिए हमने क्या लिया, OC1 हमने R1 लिया है, OC2 हमने क्या लिया है, R2 लिया है। अब आप ध्यान दीजिए, OC1 हम प्रकाश के चलने की दिशा में चल रहे हैं तो ये तो OC1 धनात्मक ही रहेगा, लेकिन जब हम OC2 के लिए आएंगे तो ये प्रकाश करके चलने की विपरीत दिशा में है तो OC2 का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब अगर हम इन चारों मानों को यहाँ पर रखें, देखिए इन दोनों में से ऊपर हम चाहें तो N1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपान OP का मान क्या है, माइनस U, प्लस यहां से N1 बाहर गया तो 1 बचेगा। OI का मान क्या है, V, बराबर इन दोनों में से अगर हम चाहें तो N2 माइनस N1 को बाहर ले लें, यहां बचेगा 1, OC1 का मान है R1 और यहां पर प्लस N2 माइनस N1 बाहर गया तो 1 बचेगा। OC2 का मान क्या है, माइनस का R2। आप ध्यान दीजिए, अगर मैं चाहूं तो इस सूत्र को ले सकता हूं 1/V और माइनस 1/U, चीजें वही है। इसको मैंने पहले लिखा है प्लस वाले को, माइनस वाले को मैंने बाद में लिखा है, बराबर ये N1 अगर इसके बटे में आ जाए तो ये N2 माइनस N1 अपान N1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस माइनस माइनस 1 अपान R2। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर N2 अपान N1 माइनस N1 अपान N1। दोनों को अलग अलग कर दो, एक बार इसके बटे में N2 अपान N1, फिर एक बार माइनस N1 अपान N1 हो जाएगा और ये 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। यहां से मैं इसको इधर लिख रहा हूं, देखिए 1 अपान V आपके पास है, माइनस 1 अपान U आपके पास है। N2 अपान N1 आपको पता है, इसको अगर चाहा जाए तो इसको N21 लिखा जा सकता है, मैंने आपको बता रखा है, आपने पढ़ा भी होगा। N2 अपान N1 क्या है, N21 माइनस N1 अपान N1 क्या हो जाएगा, तो ये माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये आपके पास आ गया लेंस मेकर का सूत्र। देखिए किताबों में कभी कभी होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पर R1 हमने इसको माना है, R2 हमने इस वाली दूरी को माना है, कभी कभी किताब में इस वाले को C1 को C2 और C2 को C1 मान लेता है। तो जब हम C1 को C2 और C2 को C1 मान लेंगे तो ये जो R1 है वो R2 हो जाएगा और जो R2 है वो R1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको OC1 ना मान करके इसको C2 मान लें तो OC2 और ये OC1 हो जाएगा, और जैसे ही ये OC1 और ये OC2 बनेगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 के स्थान पर 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R1 हो जाएगा। तो इसके लिए आपको दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा सूत्र गलत आ रहा है, बल्कि वही लिखा हुआ है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या मान रहे हैं। यहाँ से आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए व कमेंट करिए तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।